And what are those two ways? One of them is physical method, other one is the chemical method. Physical method, and next one is the chemical method. Physical method and chemical method. अच्छा, अब हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे कि देयर आर वेरियस वेज टू फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहाँ से आएगा, वहाँ से आएगा रेट ऑफ रिएक्शन से। तो रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करने के फिज़िकल वेज भी होते हैं, केमिकल वेज भी होते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं फिज़िकल वेज। फिज़िकल मेथड्स ये हैं कि आप अगर रिएक्टेंट कोई आपका कोई गुड कंडक्टर है तो हम कंडक्टिविटी मेथड यूज़ करते हैं। अगर ऑप्टिकल एक्टिव है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो हम पोलरिमेट्री यूज़ करते हैं। अगर रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकता है IR, इंफ्रारेड और विजिबल तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक यूज़ करते हैं। ठीक है, सो देयर आर वेरियस फिज़िकल मेथड्स जो हम रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मालूम कर सकते हैं, जिससे हम रेट ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड की। किस मेथड की बात करेंगे? फिजिकल पर कौन सा मेथड? स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। अब स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, अच्छा ये मेथड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड कब काम आएगा? जब कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों जो है वो क्या कर सकें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लाइट एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, कौन सी लाइट भाई? विजिबल लाइट हो, इंफ्रारेड हो या अल्ट्रावायलेट लाइट हो, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो स्पेक्ट्रोस्कोप होगा वो डिवाइस कर लेगा। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा कि एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट, भाई कौन सी लाइट? लाइट आपकी इंफ्रारेड हो सकती है, UV हो सकती है, विजिबल हो सकती है। ठीक है, तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन कि रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की जो आपका लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है उसकी कंसंट्रेशन का हमें एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट से पता चलेगा। जितनी एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी उतना लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, तो वहाँ से हमें कंसंट्रेशन का पता चलेगा। ठीक है, एक एग्जांपल दिया हुआ है कि N2O4 ये टूट के 2NO2 दे रहा है। अब ये जो है कलरलेस है, इसका कोई रंग नहीं। ठीक है, ये रेडिश ब्राउन कलर का है, रेडिश ब्राउन कलर का। ठीक है, ये जो है लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इसको लाइट देगा, ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा और वहाँ से हमें इसकी कंसंट्रेशन का पता चलेगा। ठीक है, देखें जितनी शुरू में क्या होगा कि एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि ये कलर्ड कंपाउंड है, ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा, तो शुरू में एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी। क्यों? कि इसके बनने की रफ्तार क्या होगी? तेज़ होगी। ठीक है, जितनी इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंस बढ़ती जाएगी, यानी इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती जाएगी। फिर एक लिमिट आएगी जहाँ पे रिवर्स चेंज होगी कि ये जो है आपका कलर सब्सटेंस इस डायरेक्शन में जाएगा तो एब्जॉर्बेंस कम होती जाएगी। ठीक है, एक लिमिट आएगी जब एब्जॉर्बेंस कांस्टेंट हो जाएगी। पहले एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रोमीटर हमें स्पेक्ट्रोमीटर दिखाएगा कि इंक्रीज़ हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होगी, फिर एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा। जब कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन इस वक्त इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो हम उसकी एब्जॉर्बेंस से जो है रेट ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं कि कितने टाइम में कितनी लाइट एब्जॉर्ब की, तो कंसंट्रेशन का पता चलेगा, उसको टाइम से डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट सपोज हमने इसके A मोल्स यूज़ किए, A मोल्स इसके यूज़ किए। ठीक है, उसमें अगर टाइम रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स, तो इसके 0 मोल होंगे, 0 मोल्स, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। एट T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम, कि जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ, लेट सपोज इसके X मोल्स, यानी इसमें से कुछ वो जो X मोल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए? प्रोडक्ट में। अब प्रोडक्ट में देखें कि इसका 1 मोल, इसके 2 मोल बन रहे हैं, तो इसका मोल जो डिसअपियर होगा वो एक ही होगा X, पर इसके जो मोल बनेंगे वो बनेंगे 2X।
इसके 1 मोल से इस प्रोडक्ट के 2 मोल बनेंगे तो इसका x माइनस होगा, तो यहाँ पे 2x क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ये हो गया मोल्स एट इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम क्या होगा, a माइनस एक्स ओवर v, क्योंकि मोल पर यूनिट वॉल्यूम, 2x ओवर v मोल पर यूनिट वॉल्यूम। अब Kc इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, Kc इज इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, 2x ओवर v, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, a माइनस एक्स ओवर v, a माइनस एक्स ओवर v, और इस पे 2 कोफिशिएंट भी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है तो इस पे 2 पावर होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम छुड़ाएंगे तो ये होगा 4x स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू, इस पे पावर एक ही है तो ये यही रहेगा। इसको इस साइड पे लाएंगे, ऊपर लाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा v अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, v कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया कि Kc इज इक्वल टू 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स v। ठीक है, सो अगर हमें x का वैल्यू मिला हुआ है, जो कि हमें कहाँ से मिलेगा, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से मिलेगा, हमें कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम की पता चलेगी, किसकी, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, जो भी लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो वहाँ से हम Kc का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ फिजिकल मेथड जिसके ज़रिए हम केमिकल इक्विलिब्रियम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं केमिकल मेथड की तरफ। अब केमिकल मेथड में क्या होता है, फॉर एग्जांपल CH3 COO एसिटिक एसिड, ये एसिड है, प्लस C2H5OH। ठीक है, इसने ईस्टर बनाया, ईस्टर और क्या बनाया, वाटर बनाया। ठीक है, ईस्टर एंड वाटर बना। ठीक है, अब ये एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अब सॉल्यूशन के 2 किस्म होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वन इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, अदर इज अनस्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो होती है जिसकी कंसंट्रेशन का हमें पता हो, अनस्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो होती है जिसकी कंसंट्रेशन का पता ना हो। तो यहाँ रिएक्शन हो रहा है, हमें नहीं पता कि एसिटिक एसिड की कितनी अमाउंट है, तो हम इसकी टाइट्रेशन के ज़रिए इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे, यानी इसकी सॉल्यूशन इस वक्त रिएक्शन में इसकी कितनी अमाउंट कंज्यूम हुई है वो हमें पता नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज करेंगे, किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। जब इसको हम स्टैंडर्डाइज करेंगे तो हमें इसकी कंसंट्रेशन पता चलेगा, यानी ये जो अनस्टैंडर्ड सॉल्यूशन है ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वक्फे वक्फे से हम इसका सैंपल लेके उसकी टाइट्रेशन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, हमें अमाउंट मिलेगी, उस अमाउंट के ज़रिए हम Kc का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके भी ये केमिकल मेथड है, यानी आप केमिकल कोई रिएजेंट यूज़ करेंगे या केमिकल रिएक्शन के ज़रिए, क्योंकि टाइट्रेशन एक केमिकल रिएक्शन है, उसके ज़रिए आपको आप Kc डिटरमाइन कर रहे हो, इसलिए जो है इसको आप केमिकल मेथड कहेंगे। ठीक है, लेट सपोज A मोल इसके, B मोल इसके, T इज इक्वल टू 0 सेकेंड, अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो इसके 0 मोल होंगे, इस प्लस इसके भी क्या होंगे, 0 मोल, तो इसके भी 0 मोल, इसके भी 0 मोल, इसका A मोल इनिशियली हमने लिया, इसके अल्कोहल के B मोल लिए और एसिड के A मोल लिए। ठीक है, अच्छा अब क्या हो रहा है कि एट इक्विलिब्रियम मोल्स कितने होंगे, कि ज़रूर A के कुछ मोल्स, कुछ को हम X से रिप्रेजेंट करें कि A से X मोल किस में जाएंगे, प्रोडक्ट में गए, B से X मोल कहाँ जाएंगे, प्रोडक्ट में, इसके X मोल बनेंगे, इसके X मोल बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने लिखा था 2x, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल था, यहाँ पे 2 मोल थे, तो जो प्रोडक्ट की अमाउंट है वो डबल बन रही थी। अगर यहाँ पे 3 होता तो हम 3x लिखते। यहाँ पे देखिए एक ही मोल है, एक ही मोल है, एक ही मोल है, एक ही मोल है, तो रिएक्टेंट का भी बैलेंस इक्वेशन में 1 मोल है, प्रोडक्ट का भी 1 मोल है, तो x ही डिसअपियर होगा, x ही अपियर होगा। अगर यहाँ पे किसी पे रिएक्टेंट के लिए 2 कोएफिशिएंट होता तो यहाँ पे हम 2x लिखते, तो अभी x ही होगा। ठीक है, अच्छा एक देखें x हमने दिया था कि प्रोडक्ट डबल मोल प्रोड्यूसर है, फिर हमने स्क्वायर किया था। स्क्वायर हमने किया था क्योंकि Kc की जब इक्वेशन बनाते हैं तो उसमें जो कंसंट्रेशन होती है उसको जितना कोएफिशिएंट होता है वो पावर में चला जाता है। ठीक है, चले अब कंसंट्रेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम A माइनस एक्स ओवर बी, B माइनस एक्स ओवर V
एक्स ओवर वी एंड एक्स ओवर वी, ठीक है। तो के सी इज इक्वल टू होगा, के सी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स ओवर वी, एक्स ओवर वी डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स ओवर वी एंड बी माइनस एक्स ओवर वी, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर इंटू वी अपान ए माइनस एक्स इंटू वी अपान बी माइनस एक्स, ठीक है। अब वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, वी स्क्वायर ख़त्म हो गया, रह क्या गया, ऊपर रह गया एक्स स्क्वायर, नीचे रह गया ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स, ठीक है। तो इसमें वॉल्यूम बच गया था नीचे, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, वॉल्यूम कैंसिल हो गया। इसी तरीके से ये केमिकल मेथड है और वो फिज़िकल मेथड था। सो इट्स ऑल अबाउट कि हम व्हाट आर द वेरियस वेज टू रिकग्नाइज और टू फाइंड टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू। वन हमने फिज़िकल मेथड डिस्कस किया, अदर हमने केमिकल मेथड डिस्कस किया। एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम के लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम की एप्लीकेशंस बाय यूजिंग, एप्लीकेशंस कौन सी हैं कि हम केसी का वैल्यू यूज़ करके ये बता सकते हैं, ये बुझा सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरा कि रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा हो रहा है, रिएक्टेंट स्टेबल है या प्रोडक्ट स्टेबल है, रिएक्टेंट रिएक्टिव है या प्रोडक्ट रिएक्टिव है, ये सारी चीज़ें हम केसी के वैल्यू से बता सकते हैं। पहली बात करें कि देयर आर बाय यूजिंग वैल्यू ऑफ केसी वी कैन, क्या कर सकते हैं हम, नंबर वन प्रेडिक्ट, अंदाज़ा लगा सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, द डायरेक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरा द extent to which रिएक्शन अकर्स, कि रिएक्शन कितनी हद में रहेगा, कितनी हद में होगा, रिएक्टेंट ज़्यादा रिएक्टिव हैं या प्रोडक्ट ज़्यादा रिएक्टिव हैं, रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल हैं या प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, हम सब कुछ मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ केसी, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं डायरेक्शन की, कि हमें डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा। नंबर वन, प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए, रिएक्शन का, रिवर्सिबल रिएक्शन का तब कोई डायरेक्शन नहीं होगा जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, ठीक है। एक पॉइंट आएगी कि अगर आप किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करते हो, टेम्परेचर चेंज करते हो, प्रेशर चेंज करते हो, तो इक्विलिब्रियम तो नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उस वक्त रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, हम अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन का इफेक्ट हमें लॉ ऑफ मास एक्शन हेल्प करेगा, केसी का वैल्यू हेल्प करेगा कि उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, भाई कह रहा है कि बाय कंपेयरिंग Q, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट, इसको Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। विथ केसी वी कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब Q और Kc क्या है? Q इज व्हाट? Q is ratio of product to reactant concentration ratio, to reactant concentration ratio at any time
एट एनी टाइम, यानी विथ और विदाउट इक्विलिब्रियम, और विदाउट इक्विलिब्रियम, कि अगर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है या नहीं है। दोनों केसेस में Q जो है आपका प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेशियो बताएगा हमें, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज Kc? Kc भी यही है, Kc भी यही है कि प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेशियो है, ठीक है। अब प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेशियो है एट इक्विलिब्रियम ओनली, इक्विलिब्रियम ओनली। सो देयर इज अ फिक्सेशन, देयर इज अ कंडीशन कि अगर आपके पास प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेशियो है और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है तो हम उसको Kc कहेंगे। अगर प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेशियो है बट एट एनी टाइम इक्विलिब्रियम है या नहीं है, इन दोनों केसेस में आप इसको क्या कहेंगे कि ये Q है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के लिए भी Q यूज़ कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम नहीं है फिर भी Q यूज़ कर सकते हैं, पर आप Kc जो है सिर्फ वर्ड इक्विलिब्रियम पे यूज़ कर सकते हैं। नाउ देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, एंड व्हाट आर दोज पॉसिबिलिटीज? नंबर 1, Q इज ग्रेटर देन Kc। नंबर 2, Q इज लेस देन Kc। नंबर 3, Q इज इक्वल टू Kc। कि ये जो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेशियो है, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेशियो, इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये Kc से ज़्यादा हो सकता है, Kc से कम हो सकता है और Kc के बराबर हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट केस, केस 1। केस 1 इज व्हाट कि Q इज ग्रेटर देन Kc, यानी प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेशियो जो है, जो इक्विलिब्रियम पे वैल्यू होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा, जो फिक्स वैल्यू होगा उससे ज़्यादा है, ठीक है। उससे ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि A रिएक्टेंट है हमारा, B प्रोडक्ट है, B इज द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल एट इक्विलिब्रियम if 2 moles of this one and 8 moles of this one are present, then Kc will have B upon A। तो B की कंसंट्रेशन को, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से डिवाइड करेंगे, 8/2 इज इक्वल टू 4, यानी 4 जो है आपका Kc है। अब भाई ये बता रहा है, इंफॉर्मेशन ये है कि केस 1 Q इज ग्रेटर देन Kc, यानी Q जो है यही प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेशियो इज ग्रेटर देन Kc, ठीक है। अब ये जो रेशियो है, इस 4 से इसका वैल्यू जो है ज़्यादा है, किसका? Q का। मुझे इतना सिर्फ सोच के बताएं, इस सिचुएशन में जब Q ग्रेटर देन Kc है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से ज़्यादा है एज कंपेयर टू इक्विलिब्रियम, या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू इक्विलिब्रियम? थोड़ा सा कमेंट करने की जहमत करें, शाबाश। क्या ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन? प्रोडक्ट की, शाबाश। प्रोडक्ट में एक बता रही हैं, प्रोडक्ट कोई नहीं बता रही है, प्रोडक्ट सही है। और कोई? प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट, ओके ओके ओके। चलिए, आपको ये बात समझ आ गई कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इस वक्त, वैसे कुछ भी हो सकती है, हम इमेजिन करें कि इक्विलिब्रियम पे 8 होगी इसकी, इस वक्त फॉर एग्जांपल इसकी कंसंट्रेशन 10 है। 10 कब है? एट Q। अच्छा, 8 कब होगी? जब इक्विलिब्रियम होगा, और यहाँ पे 2 ही है, ठीक है। यानी इमेजिन करें कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इस वक्त बढ़ी हुई है, ज़्यादा है, ठीक है। तो अब व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, के डायरेक्शन क्या होना चाहिए? B की कंसंट्रेशन ज़्यादा है किससे? रिएक्टेंट से, A से, तो फॉरवर्ड रिएक्शन तेज़ होगा या बैकवर्ड रिएक्शन तेज़ होगा? कमेंट करने की जहमत करें। बैकवर्ड, बैकवर्ड रिफत, बैकवर्ड, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखें, आपको बात समझ आ गई, ठीक है। तो व्हेन Q इज ग्रेटर देन Kc, तो नंबर पहली बात कि बैकवर्ड रिएक्शन इज फास्टर देन फॉरवर्ड। तो पहली इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे व्हेन Q इज ग्रेटर देन Kc
उस वक्त कह रहा कि बैकवर्ड रिएक्शन इज़ फास्टर देन फॉरवर्ड रिएक्शन, कि बैकवर्ड रिएक्शन की रफ्तार तेज़ होगी फॉरवर्ड से। दूसरी बात बताएं कि मोर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोड्यूस होगा या मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, कमेंट करें। मोर अमाउंट ऑफ विल बी फॉर्म्ड टू अचीव इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम को वापस इस्टेब्लिश करने के लिए किसके मोल्स ज़्यादा बनेंगे? रिएक्टेंट के। वेरी गुड। स्नेहा रिएक्टेंट, रुकैयास रिएक्टेंट, महक रिएक्टेंट, कोहिनूर रिएक्टेंट, रिफत सेजल रिएक्टेंट, अच्छा करीना भी रिएक्टेंट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा तो रिएक्टेंट जो है ज़्यादा मोल रिएक्टेंट के बनेंगे, तभी इसकी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कम होगी और इक्विलिब्रियम वापस इस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद व्हाट शुड बी द डायरेक्शन? बैकवर्ड तो लिखा हमने, और क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? लेफ्ट साइड। ठीक है। क्यू टर्न्स टू लेफ्ट साइड, यानी ये जो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेशियो है ये लेफ्ट साइड जाएगा, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएगा ताकि रेशियो डिक्रीज होके इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करे, रेशियो डिक्रीज होके इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करे। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, कमेंट करें आपको समझ आया है कि नहीं, स्क्रीनशॉट लें। तो हमने फर्स्ट केस सॉल्व किया कि व्हेन द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रेशियो इज ग्रेटर देन Kc, तो ये चीज़ें होंगी। अब आप इसको ईजिली समझ जाएंगे, जस्ट आपने रिवर्स करना है कि जब प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेशियो Kc से कम होगा, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके 4 मोल हैं, होने कितने चाहिए थे इक्विलिब्रियम पे? 8, इसके 2 ही हैं, इसके भी 2 ही हैं। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है तो यानी उसकी कंपैरिजन में ज़्यादा किसकी है? फॉर एग्जांपल आप इसको कर लें, इसको 4 कर लें। ठीक है, तो 4/4 क्या हो जाएगा? 1। Kc का वैल्यू कितना है? 4। Q का वैल्यू कितना है? Q का वैल्यू कैसे आएगा कि 4 मोल प्रोडक्ट के 4 मोल रिएक्टेंट के वैल्यू आया 1। अब देखें कि Q जो है यानी प्रोडक्ट को जब रिएक्टेंट से डिवाइड कर रहे हैं तो Kc से कम बन रहा है। Kc से कम बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट के मोल अभी ज़्यादा मौजूद हैं, अभी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। ठीक है, अभी रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट की साइड जाके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ानी है और ये रेशियो बढ़ेगा, Q जो है वो बढ़ेगा, तभी जाके इक्विलिब्रियम आपका इस्टेब्लिश होगा। सो क्या होना चाहिए यहाँ पे कि 4/4 इज इक्वल टू 1। अच्छा, 8/2 ये तो इक्विलिब्रियम का वैल्यू है। ठीक है, पर Q जो है वो कम है। नाउ Q इज लेस देन Kc। बैकवर्ड की जगह पे क्या होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्टर देन बैकवर्ड रिएक्शन, क्योंकि रिएक्टेंट की कौन सा फॉरवर्ड है तो ये बैकवर्ड, क्योंकि रिएक्टेंट की अमाउंट इस वक्त ज़्यादा है। ठीक है, एज कंपेयर टू इक्विलिब्रियम। ठीक है, मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, कि क्योंकि रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा है तो वो कम होगी और प्रोडक्ट की बढ़ेगी, तो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेशियो यानी Q इंक्रीज होगा टुवर्ड्स Kc, क्योंकि अभी वो रेशियो जो है Kc से कम है तो Q इंक्रीज होगा। अच्छा, उसके बाद Q शिफ्ट कहाँ होगा? राइट साइड पे, रेशियो राइट साइड पे शिफ्ट होगा। उससे क्या होगा कि इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बात उसकी एग्जैक्टली रिवर्स है, नथिंग इज़ न्यू इन दिस। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लें। बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस में ये है व्हेन Q इज इक्वल टू Kc, यानी प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेशियो एग्जैक्टली वही है जो कि इक्विलिब्रियम में है, तो रिएक्शन ने कहीं भी नहीं जाना, ना ही लेफ्ट साइड जाएगा ना ही राइट साइड, क्योंकि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है और फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों आराम से उसी रफ्तार में सेम रेट में चल रहे हैं। ठीक है, कोई किसी से तेज नहीं है। व्हेन Q इज इक्वल टू Kc देन both forward and backward reactions are occurring at same rate,
same rate, neither of forward nor backward reaction occurring at the fast speed than other, ठीक है, दोनों सेम रफ्तार से हो रहे हैं, ठीक है, सी में भी कोई भी तेज़ नहीं है, दोनों सेम रफ्तार से हो रहे हैं। आई होप आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। तो हम बढ़ते हैं आखिरी जो है उसकी तरफ, एप्लीकेशन की तरफ, ठीक है। लास्ट स्क्रीनशॉट लें। नंबर 2, extent to which reaction occurs। चलें इसको भी देखते हैं। दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, कि केसी हैज़ 3 पॉसिबल वैल्यूज़, केसी के 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन ये है, केसी में भी वेरी लार्ज, केसी का बहुत बड़ा वैल्यू होगा, केसी में भी वेरी स्मॉल, केसी में भी मॉडरेट। अब वेरी लार्ज वैल्यू क्या बताएगा, इन्फॉर्मेशन क्या देगा, वेरी स्मॉल क्या इन्फॉर्मेशन देगा, मॉडरेट वैल्यू क्या इन्फॉर्मेशन देगा, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो नंबर 1, वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ केसी, केसी का वैल्यू वेरी लार्ज है, ठीक है। भाई कह रहा है कि हाइड्रोजन ने ब्रोमीन के साथ रिएक्ट किया, 2HBr बना, 2HBr जो बना है उसमें Kc इज इक्वल टू है 10 to power 18, 1 into 10 to power 18। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो वैल्यू है वेरी लार्ज है या वेरी स्मॉल है? फाइव 5.4 into 10 to power 18, तो 10 to power 18 पॉजिटिव पावर, ठीक है। तो ये सजेस्ट कर रहा है कि केसी का वैल्यू बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा वैल्यू ऑफ केसी, केसी मिला कैसे, हमने HBr को कंसंट्रेशन को, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिवाइड किया हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से और ब्रोमीन की कंसंट्रेशन से। अच्छा, उसके बाद हमें जो वैल्यू आया वो आया 5.4 into 10 to power 18, यानी बहुत बड़ा वैल्यू है, ठीक है। आप वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ केसी से क्या समझते हैं कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है? क्या समझते हैं आप? कमेंट करें, शाबाश। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या प्रोडक्ट की? क्योंकि ये वैल्यू हमें जो मिला है किस तरीके से मिला है कि हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट से डिवाइड किया है। शाबाश, ज़रा कमेंट करें। मेरे बैक साइड पे बिल्कुल देखें तो आपको पता चलेगा क्या है, कहाँ गई, हाँ ये, ठीक है। ओ अच्छा, इस तरह से, ठीक है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और बिल्कुल आप ठीक करें, ठीक है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, यानी अगर मैं इधर दोबारा रिएक्शन लिखूँ H2 प्लस Br2 2HBr, तो हम कहेंगे कि हाई कंसंट्रेशन, और खाली हाई नहीं, वेरी हाई कंसंट्रेशन, वेरी लो कंसंट्रेशन। अब थोड़ा मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, कि जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो स्टेबल है, जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी वो रिएक्टिव है। क्योंकि जो स्टेबल होगा वो अपनी फॉर्म में ही रहेगा, वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना पसंद नहीं करेगा। जो रिएक्टिव होगा वो दूसरी फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे इसी इंफॉर्मेशन पे बताएं कि इन दोनों में रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होगा या प्रोडक्ट? इन दोनों में वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ Kc सजेस्ट दैट, क्या सजेस्ट करता है हमें वेरी लार्ज वैल्यू, ठीक है। नंबर 1 कि प्रोडक्ट्स आर हाईली स्टेबल और रिएक्टेंट्स आर हाईली रिएक्टिव। क्या सजेस्ट करता है वेरी लार्ज वैल्यू? प्रोडक्ट्स आर हाईली स्टेबल और रिएक्टेंट्स आर हाईली रिएक्टिव।
दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? दैट प्रोडक्ट्स आर हाईली स्टेबल। नंबर 2, दैट रिएक्टेंट्स आर हाईली रिएक्टिव, के रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, वो उसी फॉर्म में स्टे नहीं करें और रिएक्टेंट कहाँ जा रहा है? टूवर्ड्स प्रोडक्ट जा रहा है, ठीक है। तो रिएक्टेंट अपनी असली फॉर्म में जो है वो स्टे नहीं करे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर 3, क्योंकि जो ज़्यादा प्रायोरिटी है रिएक्शन की वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम कहेंगे कि वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ केसी ये भी बताता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी 100% पूरा नहीं होता। तो हम ये कहेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। वो हमें कहाँ से पता चला है? क्योंकि जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो हम लिखेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट, ठीक है। तो हमें केसी के वैल्यू से क्या पता चला कि एट व्हाट एक्सटेंट द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट भी रिएक्टिव है, प्रोडक्ट भी रिएक्टिव है, ठीक है। क्योंकि रिएक्टेंट आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन का रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन है। तो हमने स्टेबिलिटी के बेसिस पे, रिएक्टिविटी के बेसिस पे हमने ये कंपेयर करना है कि लार्ज वैल्यू ऑफ केसी हमें क्या बताता है। हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जब केसी का वैल्यू वेरी लार्ज होगा तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट आपकी स्टेबल है, रिएक्टेंट आपके रिएक्टिव है और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा जाएगा, ठीक है। सो नंबर 2, वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी। हमारे पास केसी का वैल्यू बिल्कुल स्मॉल है, ठीक है। N2 प्लस O2 2NO 1 × 10⁻30। Kc इज इक्वल टू 1 × 10⁻30। Kc का वैल्यू बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। इसका मतलब यह, क्योंकि Kc हमने निकाला कैसे? हमने इस तरह से निकाला है Kc के NO की कंसंट्रेशन स्क्वायर प्रोडक्ट हो गई, नीचे रिएक्टेंट N2 O2, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि प्रोडक्ट को जब हमने रिएक्टेंट से डिवाइड किया तो हमें बहुत ही छोटा वैल्यू मिला, बहुत ही छोटा। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम है, रिएक्टेंट की बहुत ज़्यादा है। तो ये जो रिएक्टेंट्स हैं दे आर प्रेजेंट एट हाई कंसंट्रेशन, वेरी हाई कंसंट्रेशन, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की ज़्यादा है, प्रोडक्ट की वेरी लो कंसंट्रेशन, वेरी लो कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे देखें कि हाई कंसंट्रेशन किसकी है? प्रोडक्ट की, यानी प्रोडक्ट ऑलरेडी स्टेबल हैं, वो रिएक्टेंट में जाना पसंद नहीं कर रहे, ठीक है। और आपकी जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल अनस्टेबल है, वो वापस कहाँ आ रही है? रिएक्टेंट की तरफ आ रही है। तो बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन बिल्कुल जो है ना होने के बराबर है, ना जाने के मूड में है, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc indicates or suggests that, क्या इंडिकेट कर रहा है? नंबर 1 कि रिएक्टेंट्स आर हाईली स्टेबल बिकॉज ऑफ देयर हाई कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। रिएक्टेंट्स आर हाईली स्टेबल। नंबर 2, प्रोडक्ट्स आर हाईली रिएक्टिव, प्रोडक्ट्स आर highly reactive, and number 3, forward reaction is occurring at negligible rate कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है, ठीक है। बैकवर्ड रिएक्शन की जो भरमार है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो वेरी स्मॉल वैल्यू हमें ये बताता है कि प्रोडक्ट रिएक्टिव है और रिएक्टेंट स्टेबल है और फॉरवर्ड रिएक्शन स्लोली हो रहा है, ठीक है। वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ Kc हमें ये बताता है कि प्रोडक्ट स्टेबल है
और रिएक्टेंट्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोडक्ट की तरफ जाना पसंद करते हैं, इस वजह से जो है Kc का वैल्यू क्या आएगा, लार्ज आएगा। अब अगर हमारे पास मॉडरेट वैल्यू ऑफ Kc है, ठीक है, तो मॉडरेट का मैं कोई एग्जांपल नहीं लिखता, इधर ही एक्सप्लेन कर देते हैं कि इफ़ वी हैव मॉडरेट वैल्यू ऑफ Kc। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मॉडरेट किसको कहें। आप इन दोनों की कंपेरिजन ले लें, 10⁻18 है और -30 है, ठीक है, तो आपका इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा भाई, 10⁻18 है, तो अगर आपके पास 10 है, 10⁻1 है, 2 है, उसको आप मॉडरेट कर लें। 10⁻2 है, 0 है, 1 है, 0.36 है, 0.5 Kc आता है, तो उसको आप मॉडरेट ले लें, ठीक है। तो मॉडरेट वैल्यू ऑफ Kc, अब मॉडरेट वैल्यू ऑफ Kc क्या बताता है कि बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर फेयरली स्टेबल, फेयरली रिएक्टिव, कि ना ही इतने अच्छे रिएक्टिव हैं ना ही इतने अच्छे स्टेबल हैं। इस वजह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो जब हम प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से डिवाइड करेंगे तो बहुत बड़ा वैल्यू या बहुत छोटा वैल्यू एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मॉडरेट वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप बता सकते हैं कि व्हाट बाय यूजिंग वैल्यू ऑफ Kc हम डायरेक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन बता सकते हैं, हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट और रिएक्शन बता सकते हैं, ये बता सकते हैं, ठीक है।